मेहमानों के खाने में कोई कमी रही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? शमा बेगम की आवाज किसी धार से कम नहीं थी जो किचन की चार दीवारी में गूंजी। इनका हाथ तेजी से उठा और इन्होंने सामने खड़े वजूद के गालों को बेदर्दी से झंझोड़ डाला। जी चची जान, मैं सब देख लूंगी। अमारा की आवाज कांप रही थी। इसकी बड़ी बड़ी झील सी आंखों में आंसू तैरने लगे, मगर वो जानती थी कि अगर एक भी आंसू गिरा तो शमा बेगम का कहर इस पर टूट पड़ेगा। शमा बेगम ने इसे हकारत से देखा। वो लड़की जो गर्मी की शिद्दत और किचन की तपिश से निढाल हो रही थी, जिसका दुपट्टा पसीने से भीग चुका था, इसके बावजूद इसकी जिल्द की रंगत ऐसी साफ और शफाफ थी जैसे दूध में धुली हो। यही बात शमा बेगम को सबसे ज्यादा खटकती थी। अमारा की कुदरती खूबसूरती जो किसी महंगे फेशियल या मेकअप की मोहताज नहीं थी। देखना ही पड़ेगा। शमा बेगम ने अपने सिल्क की साड़ी का पल्लू दुरुस्त करते हुए तंबी की। आज मेरा भांजा सैफ अली आ रहा है लंदन से, समझ रही हो ना? वो लंदन में पला बड़ा है। इसके मयार में जरा सी भी ऊंच नीच बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और हाँ, खबरदार, जो तुम इसके सामने आई अपनी ये मनहूस सूरत लेकर किचन में रहना। जब तक मैं न बुलाऊं बाहर कदम मत निकालना। अमारा ने खामोशी से सर झुका लिया। शमा बेगम पैर पटकती हुई किचन से बाहर निकल गई तो अमारा ने एक लंबी सांस ली। आज घर में ईद जैसा समा था, लेकिन अमारा के लिए ये दिन किसी इम्तिहान से कम नहीं था। वो यतीम थी और अपने चचा के घर में पनाह गुज़ीन थी, जहां इसकी हैसियत घर के फर्द से ज्यादा एक मुफ्त की मुलाजमा की थी। दूसरी जानिब घर की ऊपरी मंजिल पर एक अलग ही दुनिया आबाद थी। ठंडे एयर कंडीशन कमरे में शमा बेगम की दोनों बेटियां शिजा और अमायजा आईने के सामने बैठी अपनी तैयारियों में मसरूफ थी। पूरा कमरा महंगे परफ्यूम्स की खुशबू और हेयर स्प्रे की महक से बसा हुआ था। बेड पर महंगे ब्रांडेड वेस्टर्न ड्रेसेस बिखरे पड़े थे, जिनके टैग्स अभी तक इनकी कीमत का मुंह बोलता सबूत दे रहे थे। यार अमायजा, देखो ना, ये आईलाइनर ठीक लगा है? शिजा ने आईने में अपनी शक्ल दाएं बाएं घुमाते हुए बेदारी से पूछा। इसने गहरे नीले रंग का ऑफ शोल्डर टॉप और सफेद पैंट शर्ट पहन रखी थी। बालों को निहायत नफासत से स्ट्रेट किया गया था और चेहरे पर मेकअप की एक मोटी तह जमी हुई थी। अमायजा, जो खुद को एक सुर्ख रंग की मैक्सी ड्रेस में मलबूस कर चुकी थी, उसे पलट कर देखा। हाँ ठीक है, मगर जल्दी करो। मम्मी कह रही थी कि सैफ भाई की फ्लाइट लैंड कर चुकी है, वो किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। तुम्हें पता है अमायजा, शिजा ने लिपस्टिक का शेड मुंतखब करते हुए कहा, मैंने सुना है सैफ भाई का लंदन में अपना बिजनेस है, वो पाउंड्स में कमाते हैं। अगर मेरी इनसे सेटिंग होगी ना तो कसम से जिंदगी बन जाएगी। फिर ये पाकिस्तान की गर्मी और लोड शेडिंग से हमेशा के लिए छुट्टी। अमायजा ने तंजिया हंसी के साथ जवाब दिया, ख्वाब देखना छोड़ो शिजा, वो मुझ में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। तुम्हें पता है ना मुझे फैशन की कितनी समझ है। और वैसे भी सैफ भाई मॉडर्न है, इन्हें मेरे जैसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए होगा। दोनों बहनों के दरमियान एक सर्द जंग जारी थी, लेकिन मकसद एक ही था। वो जानती थी कि इनके खानदान की माली हैसियत सैफ के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। शमा बेगम ने इन्हें बचपन से ये सिखाया था कि अमीर शौहर ही जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है। इसलिए आज उन्होंने पॉलर पर हजारों रुपए खर्च किए थे ताकि वो अपनी कजन को मुतासर कर सके। अचानक बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। आगे सैफ भाई आगे। शिजा चिल्लाई और जल्दी से परफ्यूम का छिड़काव करने लगी। नीचे लाउंज में शमा बेगम के चेहरे पर खुशी और गर्मजोशी के मिले जुले तासुरात थे। घर का मेन गेट खुला और एक चमचमाती स्याह गाड़ी पोर्च में आकर रुकी। शिजा और अमायजा भी भागती हुई नीचे आ गईं। गाड़ी का दरवाजा खुला और एक नौजवान बाहर निकला। कद 6 फुट से निकलता हुआ गंदमी रंगत, चेहरे पर घनी और तराशी हुई मॉडर्न दाढ़ी और आंखों पर स्याह सनग्लासेस। इसे सफेद शर्ट के साथ ब्लू जीन्स पहन रखी थी। इसकी शख्सियत में एक ऐसा रोब और वकार था कि चंद लम्हों के लिए वहां मौजूद सब लोग इसे देखते रह गए। लंदन के आबो हवा और वहां के लाइफस्टाइल ने इसे एक अलग ही निखार दिया था। अस्सलाम वालेकुम फूफो जान। सैफ ने आगे बढ़कर निहायत आजिज़ी से शमा बेगम के आगे सर झुकाया और फिर गले मिला। इसके लहजे में वो मसनूईपन नहीं था जो अक्सर बाहर से आने वालों में होता है। वालेकुम अस्सलाम मेरे बच्चे, जीते रहो। माशाअल्लाह कितने बड़े हो गए हो और कितने प्यारे लग रहे हो। शमा बेगम ने इसकी बलाएं ली। इनकी आंखों में खास चमक थी। फिर सैफ की नजर साइड पर खड़ी शिजा और मायजा पर पड़ी। वो दोनों बनावटी मुस्कुराहट सजाए खड़ी थी और ये
शिजा और उमाइजा हैं? सैफ ने मुस्कुराकर पूछा। जी बिल्कुल। शिजा फौरन आगे बढ़ी और हाथ बढ़ाया। वेलकम टू पाकिस्तान सैफ भाई, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। इसने जानबूझकर अंग्रेजी लहजा अपनाने की कोशिश की ताकि वो इसे मॉडर्न समझे। सैफ ने शाइस्तगी से हाथ मिलाया, लेकिन इसकी नजरों में वो गर्मजोशी नहीं थी जिसकी वो उम्मीद कर रही थी। शुक्रिया, आप दोनों तो काफी बदल गई हैं। जी बस, उमाइजा ने अपने बालों को झटकते हुए कहा। आए ना, अंदर बाहर बहुत गर्मी है। अंदर ड्राइंग रूम में ठंडक थी। सैफ सोफे पर बैठा तो शमा बेगम और इनकी बेटियां इसके इर्द गिर्द जम गईं। शिजा और उमाइजा मुसलसल अपनी ब्रांडेड चीजों और शॉपिंग की बातें कर रही थी या फिर लंदन के बारे में फजूल सवालात पूछ रही थी ताकि वो ये जाहिर कर सकें कि वो कितनी अप टू डेट है। सैफ मुस्कुराकर जवाब दे रहा था, लेकिन इसकी आंखों में थकावट थी और शायद इनकी बातों से मामूली सी बेजारी भी। सैफ बेटा, तुम थक गए होगे, सफर बहुत लंबा था, शमा बेगम ने मोहब्बत पाश लहजे में कहा। फिर उन्होंने आवाज लगाई, अरे भाई कोई है, जूस लेकर आओ जल्दी। किचन में अमार ने ट्रे तैयार कर रखी थी। शमा बेगम की आवाज सुनकर इसका दिल धक से रह गया। इसके हाथ कांप रहे थे। इसे सख्त ताकीद की कि वो सामने ना आए, लेकिन घर का दूसरा मुलाजिम बाहर सौदा सल्फ लेने गया हुआ था। मजबूरी थी, इससे ही जाना पड़ा था। इसने दुपट्टा अच्छी तरह अपने सर पर जमाया। इसका सादा सा जोड़ा जगह जगह से शिकनजदा हो रहा था, लेकिन इस सादगी में भी एक अजीब सा वकार था। इसने कांपते हाथों से भारी ट्रे उठाई और ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी। जैसे वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुई, शीशे के ग्लासों के टकराने की हल्की सी आवाज पैदा हुई। सैफ, जो शिजा की किसी बात पर सर हिला रहा था, इस आवाज पर चौंक कर सामने देखा और फिर वो देखते ही रह गया। दरवाजे के फ्रेम में एक लड़की खड़ी थी। इसके हाथ में ट्रे थी और नजरें झुकी हुई थी। पसीने के नन्हे कतरे इसकी पेशानी पर चमक रहे थे। इसके गाल गर्मी की वजह से दहक रहे थे। इसने कोई मेकअप नहीं किया था, कोई ब्रांडेड लिबास नहीं पहना था, बस एक सादा सा हल्के गुलाबी रंग का सूट था। लेकिन इसके बावजूद वो वहां मौजूद हर चीज पर सजावट और हर बनावटी हुस्न को मात दे रही थी। सैफ को लगा जैसे कमरे में मौजूद बाकी सब लोग धुंधला गए हों। इसे सिर्फ वो सादगी और मासूमियत दिखाई दे रही थी जो लंदन की मसनूई चकाचौंध में कहीं गुम हो गई थी। हमारा आहिस्ता कदमों से आगे बढ़ी। इसकी नजरें कालीन के नक्शो नगार पर जमी थी। इसे मेज पर जूस के ग्लास रखे और ट्रे सीने से लगाकर पलटने लगे। हेलो, एक भारी और मर्दाना आवाज ने इसके कदम रोक दिए। हमारा का दिल हलक में आ गया। वो रुक गई। सैफ ने कदरे आगे होकर इसकी तरफ देखा। इसके चेहरे पर एक हैरत और नरमी थी। आपने जूस नहीं लिया? शिजा और उमाइजा के चेहरों का रंग फक हो गया। शमा बेगम की आंखों में जैसे खून उतर आया हो। वो कुछ बोलने वाली थी कि हमारा ने डरते हुए पलट कर देखा। इसकी बड़ी बड़ी घनी पलकें उठी और इसकी निगाह सैफ की निगाह से टकराई। एक लम्हे के लिए वक्त थम सा गया। सैफ ने नाकों में जो गहराई और दुख देखा वो इसे हैरान कर गया। जी मैं नहीं, उमाइजा की आवाज बामुश्किल इसके होठों से निकली। सैफ मुस्कुराया। ये मुस्कुराहट शिजा और उमाइजा को दिए गए किसी भी रद्द अमल से ज्यादा जानदार थी। आपका नाम क्या है? शमा बेगम अब जब्त न कर सकी। इससे पहले कि हमारा कुछ बोलती, वो अपनी जगह से उठने के अंदाज में पहलू बदल कर बोली, लेकिन सैफ की नजरें अमारा के चेहरे पर जमी थी। अमारा, इससे सरगोशी के अंदाज में कहा और फिर वहां रुकना मौत के बराबर समझकर तेजी से मुड़कर कमरे से निकल गई। इसके जाने के बाद कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सैफ की नजरें अभी तक इस दरवाजे पर जमी थी जहां से वो गायब हुई थी। इसके जहन में वो दहकते हुए गाल और खौफजदा आंखें नक्श हो गई थी। फूफो। सैफ ने रुख मोड़कर शमा बेगम की तरफ देखा जब बामुश्किल अपने गुस्से को काबू किए हुए मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। ये कौन थी? आपने इनसे मिलवाया नहीं? क्या ये भी कजन में से हैं? शमा बेगम के तन बदन में आग लग गई। इनकी सारी मेहनत, बेटियों की तैयारी, पॉलर का खर्चा, सब इस 2 टके की लड़की की एक झलक के सामने मांद पड़ गया था। शिजा और उमाइजा गुस्से में थी। वो लड़की जो घर के कपड़ों में भी चमक रही थी, इसने बिना कुछ किए बाजी मार ली थी। शमा बेगम ने गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर दुनिया की सबसे बड़ी मुनाफिकत सजा ली। इन्होंने लापरवाही से हाथ हिलाया। अरे नहीं बेटा, शमा बेगम ने एक हकारत भरी हंसी के साथ कहा, तुम भी किन चक्रों में पड़ गए?
अरे वो तो हमारी मुलाजमा है, बस घर के काम काज करती है। यतीम थी, कोई सहारा नहीं था तो मैंने तरस खाकर रख लिया। बस जरा शक्लो सूरत की ठीक है तो तुम धोखा खा गए। छोड़ो इसे, नौकरों का तारुफ क्या करवाना। शमा बेगम को लगा कि इन्होंने बाजी पलट दी है। मुलाजमा का लफ्ज सुनकर सैफ यकीनन पीछे हट जाएगा। वो मुतमईन होकर दोबारा अपनी बेटियों की तारीफों में लग गई। लेकिन वो नहीं जानती थी कि सैफ अली लंदन से सिर्फ डिग्रियां लेकर नहीं लौटा था, वो इंसानों को परखने की सलाहियत भी रखता था। इसकी आंखों में अभी भी हमारा का अक्स था और इसके दिल ने शमा बेगम के इस झूठ को मानने से इनकार कर दिया था। मुलाजमा की आंखों में वो हया और खानदानी शराफत थी जो इस कमरे में बैठी दीगर खवातीन में नजर नहीं आ रही थी। सैफ ने खामोशी से जूस का ग्लास उठाया और होंठों से लगा लिया। रात गहरी हो चुकी थी। घर के सर्वेंट क्वार्टर के एक छोटे से कमरे में हमारा अपने घुटनों में सर्दिये सिसक रही थी। सैफ अली की आंखों में देखी गई वो अपनाहियत और शमा चची की मुलाजमा कह देने वाले अल्फाज इसके दिल पर नश्तर की तरह चुभ रहे थे। और वो मासी में पहुंच गई जब 7 साला हमारा एक तितली की तरह थी, रंग बिरंगे कपड़ों में मलबूस, चहकती और महकती हुई। वो एक छोटा सा मगर मोहब्बत से भरा घर था जहां कह के गूंजते थे इसके वालिद अरशद साहब एक सरकारी अफसर थे और माँ सकीना बेगम एक निहायत सलीकामंद खातून थी। हमारा अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी, इनकी आंखों का तारा। ऐसे याद था कि जब अरशद साहब शाम को घर लौटे तो सबसे पहले आवाज लगाते, मेरी गुड़िया रानी कहाँ है, और हमारा भागती हुई आकर इनकी टांगों से लिपट जाती। वो इसे हवा में उछालते और वो खिलखिला कर हंस पड़ती। वो लम्हे अनमोल थे जब इसे लगता था कि दुनिया की सारी खुशियां इसकी मुट्ठी में है। इसकी हर फरमाइश पूरी की जाती। इसके पास खिलौनों का ढेर था और सबसे बढ़कर माँ बाप का बेपनाह प्यार था। वो शहर की बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती थी और अपनी क्लास की सबसे ज़हीन बच्ची थी। उस्तानियों की तारीफें और वालिदैन का फख्र, बस यही इसकी कुल कायनात थी। लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। खुशियों को नजर लगते देर नहीं लगती और एक मनहूस इतवार की सुबह थी। बारिश मूसलाधार बरस रही थी। अरशद साहब और सकीना बेगम किसी रिश्तेदार की अयादत के लिए दूसरे शहर जा रहे थे। हमारा की तबीयत कुछ नासाज थी, इसलिए इसे घर पर आया के पास छोड़ दिया गया था। हम जल्दी वापस आएंगे मेरी जान, माँ ने इसका माथा चूमते हुए कहा था। वापसी पर तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा चॉकलेट केक लाएंगे। इससे क्या खबर थी कि वो गाड़ी जो गेट से बाहर निकल रही है अब कभी वापस नहीं लौटेगी। शाम हो गई, फिर रात छा गई, मगर वो ना लौटे। बारिश थम गई थी, लेकिन हमारा के दिल में एक अनजाना खौफ बैठ गया था। फिर अचानक फोन की घंटी बजी। वो हमारा की बर्बादी का नकारा थी। हाईवे पर एक ट्रे के साथ तसादुम में दोनों मौके पर ही जाँ बहक हो गई। हमारा का 7 साला ज़हन इस कयामत को समझने से कासर था जो इस पर टूट पड़ी थी। इसे बस इतना याद था कि अचानक घर लोगों से भर गया। वो चेहरे जो पहले कभी कभार मुस्कुराते हुए मिलते थे अब अजीब से तरस भरे तासुरात लिए ऐसे घूर रहे थे। तदफीन के बाद असल मसला खड़ा हुआ, अमारा का क्या होगा। अरशद साहब के छोटे भाई कामरान शमा बेगम के शौहर आगे बढ़े। वो दिल के बुरे नहीं थे मगर अपनी बीवी के सामने बेबस थे। ये मेरे मरहूम भाई की निशानी है, ये मेरे साथ रहेगी, कामरान साहब ने गिलोगीर लहजे में कहा। और यूं हमारा इस जन्नत जैसे छोटे घर से निकलकर अपने चचा की बड़ी कोठी में मुंतकिल हो गई। वहां हमारा का इस्तकबाल सर्द मेहरी से हुआ। शमा बेगम ड्राइंग रूम में बैठी थी जब कामरान साहब हमारा का हाथ थामे अंदर दाखिल हुए तो शमा बेगम की पेशानी पर बल पड़ गए। ये क्या कामरान? इन्होंने नफरत से हमारा को देखा जो सहमी हुई अपने चचा के पीछे छुपने की कोशिश कर रही थी। पहले 2 बेटियों का खर्चा कम है जो अब इस यतीम का बोझ भी हमारे सर डाल दिया। कौन पालेगा इससे? शमा खुदा का खौफ करो, बच्ची है, यतीम है, कहाँ जाती? कामरान साहब ने दबी आवाज में एहतजाज किया। हाँ ले आओ, सारा शहर उठा लो, मैं तो बस नौकरानी हूं ना, खिदमतें करती रहूं सबकी। शमा बेगम बड़बड़ाई और पैर पटकती हुई कमरे से निकल गईं। ये हमारा की नई जिंदगी की शुरुआत थी। शुरू के कुछ दिन तो रिश्तेदारों की आमदोरफ्त की वजह से गुजर गए, लेकिन जैसे घर का माहौल पुरसकून हुआ शमा बेगम का असल चेहरा सामने आने लगा। हमारा कुदरत का शाहकार थी। 7 साल की उम्र में भी इसके नैन नक्श ऐसे थे कि देखने वाला माशाल्लाह कहे बना ना रहता। दूध जैसी रंगत, सुनहरी भूरी आंखें और रेशमी बाल। इसके मुकाबले में शमा बेगम की अपनी बेटियां शिजा और अमायजा जो हमारा से बिलतरतीब 1 और 2 साल छोटी थीं,
शक्ल और सूरत में इंतहाई मामूली थी। यही बात शमा बेगम के सीने में हसद की आग भड़काती थी। जब कोई मेहमान आता और अमारा के हुस्न की तारीफ करता और शिजा अमाइजा को नजरअंदाज कर देता तो शमा बेगम का खून खोल उठता। वो अपनी बेटियों की कमी का बदला इस मासूम बच्ची से लेने लगी। सबसे पहले इन्होंने अमारा को स्कूल पे इतराज किया, इतने महंगे स्कूल की फीस हम नहीं दे सकते। शमा बेगम ने कामरान साहब से दो टोक कह दिया, मेरी अपनी बेटियां नॉर्मल स्कूल में पढ़ती हैं, ये कोई शहजादी है जो बड़े स्कूल जाएगी। कामरान साहब की कमजोर मुखालफत के बावजूद अमारा का नाम इस बेहतरीन स्कूल में कटवाकर मोहल्ले के एक सस्ते और मामूली स्कूल में लिखवा दिया गया। अमारा जो पढ़ाई की शौकीन थी रोती रही, अपनी पुरानी किताबों को सीने से लगाकर तड़पती रही, लेकिन किसी ने इसके आंसू नहीं पूछे। अमारा के वालिदैन ने इसके लिए जो अच्छे कपड़े छोड़े थे वो आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगे। कभी शमा बेगम कहती कि छोटे हो गए हैं और कभी कहती कम हो गए हैं। हकीकत में वो कपड़े या तो किसी गरीब को दे दिए जाते या जला दिए जाते। अमारा को शिजा और अमाइजा के उतरते हुए पुराने कपड़े मिलने लगे। वो कपड़े जो रंग उजड़ चुके होते, जिनके बटन टूटे होते, खाने की मेज पर भी इम्तियाज बढ़ता जाता। यतीमों को पेट भर कर नहीं खिलाना चाहिए, दिमाग खराब हो जाते। शमा बेगम अक्सर मुलाजमा से कहती और ये बात अमारा के कानों तक पहुंचती तो वो निवाला हलक में अटक जाता। लेकिन अमारा की सबसे बड़ी गलती इसकी जहानत थी। जिस सस्ते स्कूल में इसे डाला गया वहां भी इसने अपनी काबिलियत का लोहा मनवा लिया। वो हर क्लास में अव्वल आती, जबकि शिजा और अमाइजा महंगे ट्यूशंस के बावजूद बमुश्किल पास हो पाती थी। एक दिन रिजल्ट आया। अमारा खुशी खुशी अपना रिजल्ट कार्ड लेकर घर आई। इसे लगा शायद आज चची खुश हो जाएंगी। चची जान, मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ, इसने चहकते हुए कहा। शमा बेगम जो अपनी बेटियों के फेल होने पर पहले ही गुस्से में थी, अमारा की बात सुनकर बिफर गई। इन्होंने अमारा के हाथ से रिजल्ट कार्ड छीना और इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। बड़ी आई फर्स्ट आने वाली। शमा बेगम ने इसके बालों से पकड़कर झंझोड़ा। पढ़ाई में ध्यान इसलिए क्योंकि घर का काम नहीं करती, मुफ्त की रोटियां तोड़ती है। मेरी बच्चियों का हक मार कर तू पढ़ रही है, इसलिए वो पीछे रह गई। तुम मनहूस हो, जब से इस घर में आई हो मेरी बेटियों की किस्मत खा गई हो। इस दिन शमा बेगम ने अमारा को सजा के तौर पर अंधेरे स्टोर रूम में बंद कर दिया। वो रात अमारा कभी नहीं भूल सकती थी। स्टोर रूम में घुप अंधेरा था। वो दरवाजा पीटती रही, चची जान मुझे डर लग रहा है, प्लीज खोल दें, मुझे भूख लगी है। लेकिन बाहर से कोई आवाज ना आई। कामरान साहब जब रात को घर आए और अमारा का पूछा तो शमा बेगम ने झूठ बोल दिया कि वो तो सो गई है। अमारा पूरी रात भूखी प्यासी खौफ से थर थर कांपती रही और एक सहमी हुई लड़की ने जन्म लिया। वक्त गुजरता गया, साल महीनों में और महीने दिनों में बदलते रहे। अमारा की हैसियत इस घर में मुलाजमा की हो गई। सुबह सवेरे उठना, सबका नाश्ता बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना। शमा बेगम ने आहिस्ता आहिस्ता घर के मुलाजमीन कम कर दिए और सारा बोझ अमारा के नाजुक कंधों पर डाल दिया। तुम्हारे बाप ने हमारे लिए कोई खजाना नहीं छोड़ा। शमा बेगम ताना देती, इस घर में रहना है तो काम करना पड़ेगा। मुफ्त की रोटी यहाँ किसी को नहीं मिलती। जब शिजा और अमाइजा स्कूल से आती तो अमारा इनके लिए ठंडा पानी और खाना लाती। वो दोनों इसे हकारत से देखती, कभी इसके कपड़ों का मजाक उड़ाती तो कभी इसकी गुर्बत का। अमारा खामोशी से सब सहती। इसके पास जाने को कोई जगह नहीं थी। इसने समझ लिया था कि शायद यही इसकी तकदीर है। वो अपनी किताबें छुपाकर पढ़ती। रात को जब सब सो जाते वो किचन की मध्यम रोशनी में बैठकर अपना होमवर्क करती। इसके अंदर एक ही लगन थी कि पढ़ लेकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और इस जहन्नुम से निकल जाए। लेकिन शमा बेगम इसकी ये कोशिशें भी नाकाम बनाने पर तुली रहती। जब इसके इम्तिहान करीब हुए, घर में अचानक मेहमानों का तांता बन गिरा जाता या फिर कामों की फेरिस्त लंबी हो जाती। अमारा 18 साल की हो चुकी थी। बचपन की वो मासूमियत अब एक उदास संजीदगी में बदल चुकी थी। मुशक्कत और तकलीफ ने इसके हुस्न को कुंदन की तरह मजीद निखार दिया था। वो पुराने कपड़ों में भी चांद का टुकड़ा लगती और यही बात शमा बेगम और इनकी बेटियों को बुरी लगती। सैफ आने की खबर ने घर में हलचल मचा दी थी। शमा बेगम ने हफ्तों पहले से तैयारियां शुरू कर दी थी। इन्होंने अमारा को सख्त ताकीद की थी कि वो नजरों से ओझल रहे। सुनो, शमा बेगम ने सैफ के आने से एक दिन पहले अमारा को किचन में घेरा था। सैफ लंदन से आ रहा है, वो अमीर है, मॉडर्न है। खबरदार जो तुमने इसके सामने मजलूमियत का ड्रामा किया और अपनी ये सूरत तो बिल्कुल मत दिखाना। अमारा ने हमेशा की तरह सर झुकाकर जी कहा था, लेकिन किस्मत के खेल अजीब होते हैं। जिसे छुपाने की सबसे ज्यादा कोशिश की जाए वो सबसे ज्यादा नुमाया हो जाता है। आज का मंजर इसकी आंखों के सामने घूम गया। सैफ की हैरत भरी निगाहें, इसका नरम लहजा और फिर शमा बेगम का वो जुमला,
वो हमारी मुलाजमा है। माजी की यादों से निकलकर अमारा ने हाल में आंख खोली। इसके गालों पर आंसू खुश्क हो चुके थे। दिल में एक अजीब सी कसक थी। वो जानती थी कि शमा बेगम के इस झूठ ने इसके वजूद की धज्जियां उड़ा दी। इसने अपने हाथों की तरफ देखा जो बर्तन धो धोकर खुरदरे हो चुके थे। मुलाजमा, इसने जेरे लब दोहराया। क्या इसकी शनाख्त बस यही रह गई थी? बाहर से शमा बेगम की बेटियों के कहकों की आवाजें आ रही थी। शायद वो सैफ के साथ लगी थी। अमारा ने गहरी सांस ली और अपने बिस्तर पर लेट गई। छत को घूरते हुए इसने सोचा कि क्या कभी कोई ऐसा आएगा जो इसे इस कैद से रिहाई दिलाएगा, या इसकी जिंदगी बस यूं ही शमा बेगम की नफरत और एहसासे कमतरी की भेंट चढ़ती रहेगी। सूरज की पहली किरणें नमूदार हो रही थी। कोठी का वसीओ अरीस लॉन शबनम के कतरों से भीगा हुआ था और फिजा में एक पुरसकून ठंडक थी। सैफ अली जो जल्दी से बेदार हो गया था, अपनी पुरानी आदत के मुताबिक जॉगिंग सूट में मलबूस मॉर्निंग वॉक मुकम्मल करके वापस घर में दाखिल हुआ। पूरा घर गहरी नींद में डूबा हुआ था। लाउंज में अंधेरा था और हर तरफ एक सन्नाटा तारे था जो इस बात की गवाही दे रहा था कि घर के मकीन अभी ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं। इसे शदीद प्यास महसूस हुई। वो पानी या जूस की तलाश में किचन की तरफ बढ़ गया। इसके ज़हन में था कि किचन खाली होगा, शायद इसे खुद ही फ्रिज से कुछ ढूंढना पड़ेगा। लेकिन जैसे वो किचन के दरवाजे पर पहुंचा, वो ठटक गया। अंदर रोशनी थी, किचन खाली नहीं था। अमारा किचन काउंटर के पास खड़ी निहायत मुस्तैद से काम में मसरूफ थी। इसने एक सादा सा प्रिंट वाला जोड़ा पहन रखा था और सर पर दुपट्टा लपेटा हुआ था जिससे इसके चंद बाल आजाद होकर पेशानी पर बिखर रहे थे। वो इतनी मगन थी कि इसे सैफ के कदमों की आहट भी सुनाई न दी। वो आटे का पेड़ा बना रही थी और साथ ही इसकी नजर साइड पर रखे सॉसपेन पर थी जिसमें शायद चाय उबल रही थी। सैफ चंद लम्हे खामोशी से दरवाजे पर खड़ा इससे देखता रहा। कल रात और आज सुबह में कितना फर्क था। कल वो पसीने में शराबूर, खौफजदा और सहमी हुई थी और आज वो पुरसकून, पुरएतमाद और अपने काम पर मुकम्मल तवज्जो मरकूज किए हुए थी। इसके चेहरे पर सुबह की ताजगी थी जो बिना किसी मेकअप के भी इसके हुस्न को चार चांद लगा रही थी। सैफ ने धीरे से गला खंखाड़ा। अस्सलामुअलैकुम। अमारा बुरी तरह उछली। इसके हाथ से आटे का पेड़ा गिरते गिरते बचा। इसने खौफजदा निगाहों से पलट कर देखा। सामने सैफ को खड़े देखकर इसके चेहरे का रंग उड़ गया। वालेकुम अस्सलाम। इसकी आवाज बामुश्किल निकली। वो फौरन दुपट्टे से अपने आटे बड़े हाथ साफ करने लगी। सैफ को इसी घबराहट पर अफसोस हुआ। माफ कीजिएगा, मैंने आपको डरा दिया। मुझे बस जूस चाहिए था। इसने जानबूझकर लहजा नरम और दोस्ताना रखा ताकि वो मजीद न घबराए। जी मैं भी लाती हूँ। अमारा तेजी से फ्रिज की तरफ बढ़ी। इसके हाथ अब भी कांप रहे थे। सैफ काउंटर के करीब आकर खड़ा हो गया। किचन में नाश्ते की तैयारी जोरों पर थी। टोस्टर, अंडे, दही, पराठे का सामान। ऐसे लगता था जैसे वो अकेली ही सबके लिए नाश्ता तैयार कर रही हो। आप इतनी सुबह सुबह जाग रही हैं? सैफ ने माहौल की घुटन को कम करने के लिए बात शुरू की। मैं समझता था कि इतनी सुबह घर में कोई नहीं जागता होगा। अमारा ने फ्रिज से जूस का डब्बा निकाला और ग्लास में उंडेलने लगी। इसका ध्यान अभी तक दरवाजे की तरफ था, जैसे वो किसी भी लम्हे शमा चची के हमले के लिए तैयार हो। जी वो कुछ कह नहीं पा रही थी। सैफ ने मुस्कुराकर कहा, आप आराम से काम करें, मैं कोई आपकी चची नहीं हूं जो आपको डांटूंगा। इसने दोस्ताना अंदाज में कहा। मैं तो हैरान हो रहा था कि बाकी सारा घर सो रहा है और आप अकेली यहाँ नाश्ता बनाने में लगी हैं। शायद सैफ की लहजे की नरमी थी या सुबह का पुरसकून माहौल, फिर हमारा का रोजमर्रा का मामूल। इसने बिना सोचे समझे रवानी में जवाब दिया, मैं रोज फजर के वक्त उठती हूँ। इसने जूस का ग्लास सैफ की तरफ बढ़ाते हुए धीमी आवाज में कहा। फिर सबका नाश्ता बनाती हूँ, चची जान, चचा जान, शिजा और मायजा के लिए। फिर मैं कॉलेज चली जाती हूँ। आखिरी जुमला कहते कहते वो रुक गई। इसे जैसे कोई बहुत बड़ा राज फाश कर दिया हो। इसे फौरन नजर झुका ली। इसका दिल तेजी से धड़कने लगा कि कहीं इसने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। लेकिन सैफ के लिए ये अल्फाज किसी धमाके से कम नहीं थे। वो जो जूस का ग्लास पीने वाला था, इसका हाथ वहीं रुक गया। कॉलेज? इसे नाकाबिले यकीनी से दोहराया। अब कॉलेज जाती हैं। इस कलेजे में अब सिर्फ हैरत नहीं बल्कि गहरी दिलचस्पी दी थी। कल रात शमा बेगम ने इससे क्या कहा था? वो तो हमारी मुलाजमा है और आज ये मुलाजमा कॉलेज जाने की बात कर रही थी। अमारा ने डरते डरते सर हिलाया। जी क्या पढ़ती हैं आप? सैफ ने काउंटर पर टैग लगाते हुए पूछा।
अब वो वाकई कुछ जानना चाहता था। अमारा ने एक लम्हे के लिए सोचा कि क्या इसे बताना चाहिए, लेकिन सैफ की आंखों में कोई हकारत या तंज नहीं था, बल्कि एक हकीकी तजस्सुस था। बीएससी, इसने आहिस्ता से कहा, ज़ूलॉजी में। एक और झटका था, सैफ के होंठों पर एक बेसाख्ता मुस्कुराहट उभरी। ज़ूलॉजी, वाह, ये तो बहुत मुतासर कुन है। वो लड़की जिसे इसकी फूफो ने एक अनपढ़ घरेलू मुलाजमा के तौर पर पेश किया था, वो दरअसल एक साइंस की तालिबा थी। इसके दिल में अमारा के लिए इज्जत और अपनी फूफो के लिए एक अजीब सी नागवारी पैदा हुई। तो फिर तो आप बहुत मसरूफ रहती होंगी, सैफ ने जूस का घूंट लेते हुए कहा। सारे घर का नाश्ता बनाना और फिर कॉलेज जाना। अमारा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से पराठा बेलने लगी। इसके लिए सब मामूल का हिस्सा था, लेकिन आज पहली बार किसी ने इस मामूल पर हैरत या हमदर्दी का इजहार किया था। ये एहसास इसके लिए नया था। आपको जूस और चाहिए? इसने मौजू बदलने की कोशिश की। नहीं शुक्रिया, ये काफी है, सैफ ने ग्लास मेज पर रखते हुए कहा। वैसे शिल्सा और अमायजा क्या करती हैं? वो भी कॉलेज जाती हैं? अमारा के हाथ एक लम्हे को रुके। जी, वो यूनिवर्सिटी जाती हैं, फैशन डिजाइनिंग और फाइन आर्ट्स में। इसने बिना किसी तंज या हसद के स्पाट लहजे में जवाब दिया। सैफ ने सर हिलाया। फर्क वाज़ा था। अमारा ने तेजी से नाश्ता तैयार किया। इसने ट्रे में सबके लिए पराठे, अंडे, दही और चाय सजाई। फिर इसने सॉसपैन से बची हुई चाय मग में डाली। ये लीजिए आपका नाश्ता, इसने ट्रे सैफ के सामने रखते हुए कहा। सैफ ने उलझन से देखा। मेरा नाश्ता? ये तो आपने सबके लिए बनाया है। जी, ये आपके लिए है। बाकी सब देर से उठेंगे। शिजा और माइजा तो 11 बजे से पहले नाश्ता नहीं करती, इसने सादगी से बताया। मैं इनके कमरों में रख दूंगी, आप यहीं कर लें। सैफ को लगा जैसे किसी ने इसके सर पर ठंडा पानी डाल दिया। ये सब काम करना इसकी रोज की जिम्मेदारी थी। हमारा ने अपने चाय का मग उठाया। मुझे इजाजत दें, मुझे कॉलेज के लिए तैयार होना है। ओह जरूर, सैफ फौरन रास्ते से हट गया। और शुक्रिया ये नाश्ते के लिए, ये तो मेरा फर्ज है, वो धीमे से कहती हुई किचन से निकल गई। सैफ अकेला किचन में खड़ा रह गया। इसके सामने गर्मा गर्म नाश्ता पड़ा था, लेकिन इसका दिमाग कहीं और था। वो इस लड़की के बारे में सोच रहा था जो इतनी ज़हीन, इतनी मेहनती होने के बावजूद अपने घर में मुलाजमा बनकर रह रही थी। वो भी इतनी खामोशी और वकार के साथ हमारा के बारे में सोचता वो ट्रे उठाए किचन टेबल पर बैठ गया। सैफ अली को पाकिस्तान आए हुए 1 हफ्ता गुजर चुका था। 1 हफ्ता इस पर कई राज आया कर गया था। इसने इस घर के 2 चेहरे देखे थे। एक चेहरा वो था जो शमा बेगम और इनकी बेटियों का था। बनावट, दिखावा, ब्रांड्स की बातें, महंगे रेस्टोरेंट्स के प्लान्स और हर वक्त सोशल मीडिया पर अपनी परफेक्ट लाइफ की नुमाइश। शिजा और उमायजा की सुबह दोपहर में होती थी और इनका ज्यादातर वक्त आईने के सामने या फोन पर गुजरता था। दूसरा चेहरा हमारा का था, खामोश, मेहनती। सैफ ने नोट किया था कि हमारा फजर के वक्त जागने से लेकर रात गए तक किसी मशीन की तरह काम करती थी। वो सुबह सबका नाश्ता बनाकर खामोशी से कॉलेज जाती, दोपहर में वापस आकर घर के कामों में जुट जाती और रात को जब सब सो जाते तो शायद इसे पढ़ने का वक्त मिलता होगा। बस 1 हफ्ते में सैफ ने कई बार कोशिश की कि हमारा से बात करे, इसके कॉलेज के बारे में, इसकी पढ़ाई के बारे में पूछे, लेकिन हमारा इससे ऐसे घबराती थी जैसे वो कोई अछूत हो। जैसे ही सैफ इसके पास आता वो फौरन नजरें झुकाकर जी चची बुला रही हैं या मुझे काम है कहकर खिसक जाती। सैफ समझता था कि ये इसका अपना खौफ नहीं बल्कि शमा बेगम का पैदा करदा खौफ था। वो ये भी जान गया था कि हमारा मुलाजमा नहीं थी, वो इस घर की वो बेटी थी जिसके हिस्से में सिर्फ जिल्लत और मुशक्कत आई थी। एक जुमे की सुबह जब सब लोग लाउंज में नाश्ते की मेज पर जमा हुए, शिजा ने खुशी से चहकते हुए कहा, सैफ भाई, आज हमने आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। इसने अपनी मखसूस बनावटी अंग्रेजी लहजे में कहा। सैफ जो खामोशी से चाय पी रहा था, इसने सर उठाकर देखा। अच्छा, क्या सरप्राइज है? हम आज पिकनिक पर जा रहे हैं, अमायजा ने जोश से कहा। शहर से बाहर एक नया फार्म हाउस खुला है, बहुत ही प्यारी जगह है। हम वहाँ बारबेक्यू करेंगे, एंजॉय करेंगे, शमा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ बेटा, तुम आई हो तो रौनक लगी है। तुम भी फिर याद करोगे कि फूफो ने कैसी खातिर की थी। सैफ ने इन सबके पुरजोश चेहरों को देखा। पिछले हफ्ते वो इनके साथ 2-3 बार डिनर पर बाहर जा चुका था और इनकी सती बातों से बुरी तरह उकता गया था। इसका जाने का बिल्कुल दिल नहीं था, लेकिन वो इनका दिल भी नहीं तोड़ना चाहता था। ये तो बहुत अच्छा प्लान है, सैफ ने शाइस्तगी से कहा। तो फिर कब निकलना है? बस मम्मी आप ड्राइवर को गाड़ी तैयार करने का कहें, हम 1 घंटे में तैयार होकर आते हैं।
शिजा ने कहा और अमायजा के साथ सीढ़ियां चढ़ने लगी। 1 मिनट, सैफ की आवाज ने इनके कदम रोक दिए। सबने पलट कर इसे देखा। इसके चेहरे पर एक संजीदगी थी। अगर हम सब जा रहे हैं तो अमारा भी हमारे साथ चलेगी। ये जुमला नहीं था, एक बम था जो लाउंज में गिरा था। शिजा और अमायजा के चेहरे उतर गए। शमा बेगम हैरत से देखने लगी। अमारा जो करीब खड़ी मेज से खाली बर्तन उठा रही थी, इसके हाथ काम गए। ट्रे इसके हाथ से गिरते गिरते बची। इसने खौफजदा निगाहों से शमा बेगम को देखा, जिनकी आंखों से शोले निकल रहे थे। सैफ बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? शमा बेगम ने बामुश्किल अपने लहजे में मिठास घोल कर कहा। इसका वहां क्या काम? वो घर के काम काज के लिए, पिकनिक के लिए नहीं है। क्यों फूफो? सैफ के लहजे में हल्की सी तलखी थी। वो इस घर की फर्द नहीं है क्या? वो सारा दिन जानवरों की तरह काम करने के लिए रह गई है। इसे भी तफरी का इतना हक है जितना शिजा और उमायसा को है। ओहो सैफ भाई, आप भी ना, शिजा ने चिढ़कर कहा। आपको क्या पता ये ऐसी है, इसे इन चीजों का शौक ही नहीं। ये कहीं नहीं जाती हमारे साथ। नहीं जाती, इसे ले जाया नहीं जाता। सैफ ने सीधा शिजा की आंखों में देखकर पूछा। इससे पहले कि शिजा कोई जवाब देती, अमारा जो समझ गई थी कि अगर ये बहस लंबी हुई तो इसकी तो शामत आ जाएगी, फौरन आगे बढ़ी। इसकी आवाज कांप रही थी। नहीं सैफ भाई, मुझे नहीं जाना। सैफ ने पलट कर इसे देखा। इसकी आंखों में एक लम्हे की मायूसी थी। क्यों? वो मुझे आज रात का खाना जल्दी बनाना है। अमारा ने जल्दी जल्दी बहाना तराशा। हालांकि ये इसकी मजबूरी भी थी और मेरा परसों टेस्ट है, मुझे इसकी तैयारी भी करनी है। आप लोग जाएं, मुझे बहुत काम है। वो कहकर तेजी से बर्तन उठाए किचन में भाग गई। देखा, अमायसा ने फातिहाना अंदाज में कहा। हमने कहा था ना, वो खुद नहीं जाना चाहती। इससे पढ़ाई और कामों से फुर्सत नहीं है। अब चलें, हम तैयार हों। और वैसे भी, शिजा ने आहिस्ता से कहा, हमारे दोस्त भी वहां आ रहे होंगे, इनके सामने अच्छा नहीं लगता। सैफ चुप हो गया। इसका दिल बुझ सा गया। इसने इन तीनों औरतों के चेहरों को देखा, जहां अमारा के ना जाने पर एक इत्मीनान और खुशी थी। वो समझ गया कि इसका यहाँ बहस करना बेकार है। ठीक है, इसने सर्द लहजे में कहा, आप लोग तैयार हो जाएं, मैं इंतजार कर रहा हूं। वो दिन सैफ के लिए बहुत भारी गुजरा। फार्म हाउस वाकई खूबसूरत था, लेकिन सैफ का दिल घर में रह गया। शिजा और उमायजा ने अपने दोस्तों के सामने सैफ को लंदन रिटर्न कजन के तौर पर मुतारिफ करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो सारा दिन सेल्फियां लेती रही, ऊंची आवाज में कहके लगाती रही और लंदन के बारे में ऐसे सवालात पूछती रही जिससे इनकी कमअक्ली जाहिर होती थी। सैफ इनके दरमियान बैठा भी खुद को तन्हा महसूस कर रहा था। इसका दिमाग बार बार अमारा की तरफ जा रहा था। वो सोच रहा था कि इस वक्त वो क्या कर रही होगी। क्या वो खाना बना रही होगी या अपनी टेस्ट की तैयारी कर रही होगी। शाम को जब वो थके हारे वापस लौटे तो घर पर सकूत तारी था। रात गहरी हो रही थी। शिजा और उमायजा अपने कमरों की तरफ भागी ताकि अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकें। शमा बेगम अपने कमरे में चली गई। सैफ भी थकावट से चूर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। वो भी लाउंज से गुजर रहा था कि इसके कदम खुद ब खुद रुक गए। लाउंज के कोने में मरकजी रोशनियों से दूर सिर्फ एक छोटा सा टेबल लैंप जल रहा था, जिसकी हल्की सी जर्द रोशनी फैली हुई थी। वहां एक जायनमाज बिछी थी और इस पर अमारा थी। इसने हल्के गुलाबी रंग का दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, जिसने इसके चेहरे को एक नूरानी हाले में लपेट रखा था। वो नमाज पढ़ रही थी, शायद ईशा की। वो इस वक्त सजदे में थी। जिस तरह वो जमीन पर झुकी हुई थी, इसमें इतना सुकून, इतना जज्ब और अदब था कि सैफ पर एक सख्ता तारी हो गया। वो वहीं दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। अमारा सजदे से उठी और बैठ गई। इसके हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे। इसकी आंखें बंद थीं और इसके होंठ आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे। इसके चेहरे पर आंसुओं की हल्की सी लकीर चमक रही थी। इसके इर्द गिर्द एक ऐसी रूहानियत और पाकीज़गी का एहसास था जिसने सैफ को अपने गिरफ्त में ले लिया था। वो लड़की जो सारा दिन दुनिया की चक्की में पैसती रही, अब वो अपने रब के हुजूर हाजिर थी और इसके चेहरे पर दुनिया का कोई खौफ, कोई मलाल नहीं था, सिर्फ एक गहरा सुकून था। सैफ तो लंदन की तेज रफ्तार जिंदगी का आदी था और मजहब से इसका ताल्लुक बस रस्मी सा था। आज पहली बार किसी की इबादत में इतना हुस्न और इतनी गहराई देख रहा था। इसे लगा कि हमारा का असल हुस्न इसका चेहरा नहीं, बल्कि ये पाकीज़ा रूह थी जो इस वक्त अपने खालिक से महवे गुफ्तगू थी। वो न जाने कितनी देर तक इस तरह मबहूत खड़ा देखता रहा। इससे अगर पीछे से शमा बेगम की आवाज ना आती, सैफ बेटा तुम यहाँ अंधेरे में क्यों खड़े हो? सैफ ने चौंक कर देखा। शमा बेगम इसके पीछे खड़ी थी और इनकी तेज निगाहें लाउंज के इस कोने का तवाफ कर रही थी जहां अमारा अभी तक दुआ में मसरूफ थी।
वो पुप्पो बस में कमरे में जा रहा था। सैफ ने गड़बड़ा कर कहा जैसे कोई चोरी करते हुए पकड़ा गया हो। अच्छा वो तो ठीक है। शमा बेगम तेजी से इसके पास आई और इसके बाजू पर हाथ रखा जैसे इसे वहां से हटाना चाहती हूँ। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। मैंने आज तुम्हारे लिए कुछ कपड़े मंगवाए थे, बहुत ही खास डिजाइनर के कुर्ते हैं। फूफो इसकी क्या जरूरत थी। सैफ ने जान छुड़ानी चाहिए। इसकी नजरें अब भी इस कोने की तरफ थी। अरे जरूरत कैसी नहीं, तुम हमारे मेहमान हो, चलो मेरे कमरे में आओ। शमा बेगम ने इसे तकरीबन खींचते हुए अपने साथ चलने पर मजबूर किया। जरा देखकर बताओ तो तुम्हें रंग और डिजाइन पसंद आए या नहीं। नहीं आए तो कल बदलवा लूंगी। सैफ को बातें ननख्वास तक इसके साथ जाना पड़ा। इसने मुड़कर एक आखिरी बार देखा। अमारा अब अपनी नमाज मुकम्मल करके जायनमाज उठा रही थी, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि चंद लम्हे पहले वो किसी के दिल पर इतना गहरा असर छोड़ गई थी। शमा बेगम इसे अपने कमरे की तरफ ले जा रही थी। इनके चेहरे पर इत्मीनान था कि इन्होंने बर वक्त मुदाखलत कर ली, लेकिन इनके दिल में खतरे की घंटी बज चुकी थी। वो जान गई थी कि सैफ की दिलचस्पी इस मुलाजमा में बढ़ रही थी और इससे पहले कि ये चिंगारी आग बने इन्हें कुछ करना होगा। इस मनहूस ने तो मेरा सारा खेल बिगाड़ देना है। शमा बेगम ने अपने कमरे में आते दांत पीसते हुए सोचा। वो जानती थी कि इनकी बेटियां अपनी तमाम तर तैयारी और ब्रांडेड कपड़ों के बावजूद सैफ के दिल में वो जगह नहीं बना सकती जो अमारा ने अपनी सादगी और एक झलक से बना ली थी। शीजा और अमायजा की जिंदगी का इन्हिसार इस रिश्ते पर था। शमा बेगम ने अपनी सारी उम्मीदें सैफ की दौलत से वाबस्ता कर रखी थी। वो इस मौके को किसी सूरत हाथ से जाने नहीं दे सकती थी। अगर सैफ सीधी तरह नहीं मानेगा तो मुझे रास्ता टेढ़ा करना पड़ेगा। इन्होंने फैसला किया। इनका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वो जानती थी कि सैफ पर इसके वालिद इब्रार का गहरा असर है। इब्रार इनके इकलौते भाई थे और लंदन में कामयाब बिजनेसमैन थे। अगरचे वो बरसों से वहीं मुकीम थे, लेकिन इनके दिल में अभी पाकिस्तानी रिश्तों की कदर थी। शमा बेगम ने अपना फोन उठाया। पाकिस्तान में रात गहरी हो रही थी, लेकिन लंदन में अभी शाम ढल रही थी। इन्होंने इब्रार का नंबर मिलाया। हेलो इब्रार की भारी और संजीदा आवाज सुनाई दी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप। शमा बेगम ने लहजे में शहद से ज्यादा मिठास खोल ली। वालेकुम अस्सलाम शमा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो, सब खैरियत है। इतने वक्त बाद कॉल की। इब्रार के लहजे में हैरत थी। भाईजान जब से आपका बेटा आया है घर में ऐसी रौनक लगी है कि क्या बताऊं। दिल के आपको भी इसकी खुशी में शामिल कर लूं। शमा बेगम ने बात का आगाज किया। अच्छा। इब्रार के लहजे में दिलचस्पी उभरी। सैफ ठीक है, वो खुश तो है ना वहां। अरे भाईजान खुशी का पूछ रहे हैं आप। वो तो बहुत खुश है माशाल्लाह, इतना प्यारा इतना सुलझा हुआ बच्चा बिल्कुल आप पर के है। शमा बेगम ने तारीफों के पुल बांधे। ये तो अच्छी बात है, इब्रार ने मोहतात अंदाज में कहा। वो अपनी बहन की फितरत से वाकिफ थे। और भाईजान एक और भी खुशखबरी थी। शमा बेगम ने हिचकिचाते हुए कहा, इसलिए मैंने आपको कॉल की। कैसी खुशखबरी। भाईजान वो मुझे लगता है कि सैफ का दिल यहाँ पाकिस्तान में लग गया है। मतलब ये भाईजान कि हमारी उमाइजा माशाल्लाह अब वो भी बड़ी हो गई है और जब से सैफ आया दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई है। कल ही हम सब पिकनिक पर गए थे, दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे थे, बिल्कुल चांद सूरज की जोड़ी। मुझे तो लगता है सैफ भी इसे बहुत पसंद करने लगा है। ये एक सफेद झूठ था। पिकनिक पर सैफ ने उमाइजा से बामुश्किल कोई बात की थी, लेकिन शमा बेगम जानती थी कि लंदन में बैठे इब्रार को यह सच्चाई नजर नहीं आ सकती। दूसरी तरफ फोन पर चंद लम्हे खामोशी छा गई। इब्रार ने अपने मासी को याद करके कुछ फिक्रमंद हुए। शमा तुम जानती हो सैफ का मजाज, वो मॉडर्न लड़कियों को। अरे भाईजान, शमा बेगम ने फौरन बात काटी। उमाइजा भले मॉडर्न कपड़े पहनती है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है, मशरिकी रवायात को समझती है, घर संभालने वाली बच्ची है और सबसे बढ़कर ये सैफ की अपनी पसंद है। अगर बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। आप ही बताएं। इब्रार के दिल को ये बात लग गई। सैफ की पसंद। इन्होंने दोहराया। अगर ये सच है तो वाकई इससे बेहतर क्या हो सकता है। मेरी तो हमेशा से ख्वाहिश थी कि सैफ किसी अपने खानदान की अच्छी बच्ची से शादी करे। तो बस भाईजान आप सैफ से खुद बात करके देख लें। वो शायद आपसे शर्मा रहा हो, लेकिन मुझसे तो मायजा ने भी इशारों में कह दिया कि वो सैफ को पसंद करती है। ठीक है शमा, इब्रार की आवाज में अभी खुशी थी। तुमने ये खबर सुनाकर मेरा दिल खुश कर दिया। मैं कल सैफ से इस बारे में बात करूंगा। अगर वो राजी है तो हम इस रिश्ते को पक्का समझे। जरूर भाईजान जरूर। शमा बेगम ने फोन बंद किया तो उनके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। इन्होंने सोचा कि अब सैफ अपने बाप के सामने कैसे इनकार करेगा। अगली सुबह सैफ जो रात भर ठीक से सो नहीं पाया, लॉन में चहलकदमी कर रहा था।
اس کی نظریں بار بار گھر کے اس حصے کی طرف اٹھ جاتی جہاں سے ہمارا کو کالج کے لیے نکلنا تھا۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اس سے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے، لیکن اس سے کوئی موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ تبھی اس کا فون بجا، چمک رہا تھا۔ سیف کا دل کسی انجانے ڈیڈ کالنگ سکرین پر خدشے سے دھڑک اٹھا۔ السلام علیکم ڈیڈ۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ وعلیکم السلام بیٹا، ابرار کی آواز آئی۔ کیسے ہو؟ کیسا وہ گزر آئے پاکستان میں؟ میں ٹھیک ہوں ڈیڈ، بس ٹھیک ہی ہے، آپ بتائیں سب خیریت؟ اچانک کال کی؟ ہاں ایک خاص بات کرنی تھی، ابرار نے تمہید باندھی۔ سیف تمہاری پھپھو کی کال آئی تھی کل۔ سیف کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کی چھٹی حس نے اسے خطرے کا الارم دے دیا۔ اچھا، کیا کہہ رہی تھی وہ بہت خوش تھی، بتا رہی تھی کہ تم پاکستان میں بہت انجوائے کرے اور یہ کہ تم نے وہاں کسی کو پسند بھی کر لیا ہے۔ سیف کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ پسند؟ کیا مطلب؟ بیٹا دیکھو، ابرار نے بات کو نرمی سے کہنے کی کوشش کی، تمہاری پھپھو کہہ رہی تھی کہ تمہاری اور مائزہ کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، اور اگر تم اسے پسند کرتے ہو، اس سے شادی کرنا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تمہاری خوشی ہے میری خوشی ہے۔ لاؤنج میں چند لمحوں کے لیے مکمل سناٹا چھا گیا۔ سیف کو لگا جیسے کسی نے اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ اس کی پھپھو نے اتنا بڑا کھیل کھیلا تھا۔ سیف تم سن رہے ہو؟ ابرار کی آواز آئی۔ ڈیڈ۔ سیف کی آواز غصے سے بھری ہوئی تھی۔ آپ نے ان کی بات پر یقین کر لیا؟ ابرار بیٹے کے لہجے سے چونک گئے۔ مطلب؟ اس نے تو کہا کہ تم لوگ پکنک پر بھی گئے تھے۔ اور پکنک؟ سیف زہر کند لہجے میں ہنسا۔ ڈیڈ آپ مجھے نہیں جانتے، کیا واقعی سوچتے ہیں کہ میں عمائزہ جیسی لڑکی سے شادی کروں گا یا شزا سے؟ کیوں، ان میں کیا برائی ہے؟ ابرار نے الجھن سے پوچھا۔ برائی؟ سیف نے گہری سانس لی، اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کی۔ ڈیڈ وہ بالکل ویسی ہیں جیسے لندن کی ہر دوسری لڑکی ہے، سطحی، بناوٹی، مادہ پرست، جن کی زندگی کا مقصد صرف برانڈڈ کپڑے، پارٹیاں اور سیلفیاں ہیں۔ مجھے ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرنی۔ ابرار خاموش ہو گیا۔ وہ اپنے بیٹے کے غصے کی وجہ سمجھ رہے تھے۔ ڈیڈ، سیف کی آواز اب اداس ہو گئی، میں اپنا گھر بسانا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ ایک اور سیف اپنی ماں کے بغیر پلے۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے ابرار کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ یہ ان کا اور ان کے بیٹے کا مشترکہ زخم تھا۔ ابرار نے برسوں پہلے ایک برٹش نیشنل الزبتھ سے محبت کی شادی کی۔ وہ خوبصورت تھی، زندگی سے بھرپور تھی، لیکن ذمہ داریوں سے گھبراتی تھی۔ سیف کی پیدائش کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ وہ پارٹیاں، وہ آزادیاں ختم ہو گئی تھیں، اور پھر ایک دن جب سیف 2 سال کا تھا وہ چلی گئی۔ اس نے ابرار کے نام ایک خط چھوڑا کہ وہ اس قید میں نہیں رہ سکتی، اسے اپنی زندگی جینی ہے اور اس نے ایک نیا بوائے فرینڈ بنا لیا۔ ابرار نے اس دن کے بعد خود کو صرف اپنے بیٹے اور اپنے کام کے لیے وقف کر دیا تھا۔ انہوں نے سیف کو سب کچھ دیا، لیکن ماں کی کمی پوری نہ کر سکے۔ جب سیف 16 سال کا ہوا تو ابرار نے اسے ساری حقیقت بتا دی۔ انہوں نے اسے اس کی ماں کی تصویر دکھائی جو ایک ہنستی ہوئی لاپرواہ عورت تھی۔ ابرار نے اس دن سیف کو بتایا تھا کچھ عورتیں گھر بسانے کے لیے نہیں ہوتی۔ وہ دن تھا جب سیف نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کبھی ایسی عورت سے شادی نہیں کرے گا جس کی ترجیحات اس کی ماں جیسی ہوں۔ وہ ایک ایسی لڑکی چاہتا تھا جو خاندان کی قدر جانتی ہو، جو وفا کو سمجھتی ہو، جو ماڈرن ہونے کے نام پر اپنے جڑوں کو نہ بھولی ہو۔ اور آج شزا اور عمائزہ کی شکل میں سے اپنی ماں کا وہی عکس نظر آ رہا تھا، وہی ستی پن، دکھاوا۔ سیف بیٹا، ابرار کی آواز بھر آ گئی۔ وہ اور کیا کہتے؟ ڈیڈ، پھپھو جھوٹ بول رہی ہیں، وہ مجھے پھنسانا چاہتی ہیں، شاید میری دولت کے لیے۔ سیف نے تلخی سے کہا، لیکن میں ان کی بیٹیوں سے کبھی شادی نہیں کروں گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اور کیا تم نے کسی اور کو؟ ابرار نے پوچھنا چاہا۔ ہاں، سیف نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے کہا، مجھے لگتا ہے مجھے وہ مل گئی ہے جو مجھے چاہیے، لیکن وہ عمائزہ یا شزا نہیں ہے۔ ابرار نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسا تم بہتر سمجھو۔ ڈیڈ، ہاں بیٹا، پھپھو کو آپ خود ہی جواب دے دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، ابرار نے کہا اور فون بند کر دیا۔ سیف نے فون کو مٹی میں بھینچا، اس کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ شمع بیگم نے اس کے پرانے زخموں کو چھیڑ دیا۔ وہ پلٹا اور گھر کے اندر جانے لگا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی نام تھا، امارا، وہ لڑکی جو ان سب بناوٹی عورتوں سے بالکل مختلف تھی، جو خاموشی سے اپنی ذمہ داریاں بھی نبھا رہی تھی اور اپنے خوابوں کا پیچھا بھی کر رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ شمع بیگم کے خوف کو امارا پر حاوی نہیں ہونے دے گا۔ وہ آج امارا سے بات کر کے رہے گا۔ اس نے امارا کو ڈھونڈا، وہ کچن میں نہیں تھی، لاؤنج میں بھی نہیں تھی۔ آخرکار اس کی نظر عقبی برآمدے پر پڑی۔ امارا وہیں ستون کی اوٹ میں زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے ایسی زولوجی کی ایک موٹی سی کتاب کھلی تھی، لیکن اس کی نظریں کتاب پر نہیں تھی۔ وہ پینسل ہاتھ میں لیے خلا میں گھور رہی تھی۔ اس کے
चेहरे पर एक गहरी फिक्र और आने वाले तूफान का खौफ था। शायद वो कल की पिकनिक वाली बात पर, सैफ के इसरार और फिर शमा बेगम के गुस्से के बारे में सोच रही थी। सैफ के कदमों की आहट पर इसने चौंक कर देखा। जैसे इसने सैफ को अपनी तरफ आते देखा, इसकी आंखों में वही पुराना खौफ लौट आया। वो फौरन किताबें समेट कर खड़ी हो गई, हमेशा की तरह फरार होने के लिए तैयार। हमारा रुकिए। सैफ की आवाज इस वक्त मामूल से ज्यादा संजीदा और भारी थी। वो वहीं जम गई। प्लीज मुझसे भागना बंद करें। सैफ इसके करीब आकर रुका। क्या आप मुझसे इतना डरती हैं? हमारा ने सर झुका लिया। चची जान, वो नाराज होंगे। आपको कुछ चाहिए तो मैं ला देती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। सैफ ने इसकी बात काट दी। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए। आप मुझसे या मेरे साय से भी इतना खौफजदा क्यों है? क्या ये सब फुप्पो की वजह से है? हमारा खामोश रही। इसकी खामोशी ही इसका जवाब थी। सैफ ने गहरी सांस ली। हमारा, मेरी फुप्पो ने अभी मेरे वालिद को लंदन फोन किया था। ये सुनना था कि हमारा ने घबरा कर सर उठाया। इसकी आंखें खौफ से फैल गईं। मेरी वजह से? मैंने तो कुछ नहीं किया, खुदा की कसम। नहीं, सैफ ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। आपकी वजह से नहीं, मेरी वजह से। वो चाहती है कि मैं मायजा से शादी कर लूं। हमारा ने बेसाख्ता अपने सीने पर हाथ रखा और एक कदम पीछे हट गई। ऐसा लगा जैसे सब इसकी गलती है। अगर वो सैफ के सामने ना आती, अगर वो जूस ना लेकर जाती, तो शायद ये सब ना होता। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो, इसने टूटी फूटी आवाज में कहा। अच्छी बात? सैफ तल्खी से मुस्कुराया। ये सबसे बुरी बात है जो मेरे साथ हो सकती है। हमारा, मैं इनसे शादी नहीं कर रहा। मगर क्यों? हमारा ने मासूमियत से पूछा। वो आपकी कजन पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है। खूबसूरत? सैफ ने तंजी अंदाज में कहा। खूबसूरती वो नहीं होती जो पार्लर के मेकअप से आती है। हमारा, खूबसूरती वो होती है जो अंदर होती है, जो आपकी आंखों में है, आपकी सादगी में है, आपकी इस खामोश मेहनत में है। हमारा को लगा जैसे इसके कान बज रहे हो। क्या वो वाकई ये सब इससे कह रहा था? हमारा, सैफ ने बेख्तियार एक कदम और आगे बढ़ाया। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी लड़कियां देखी हैं, लेकिन आप जैसे नहीं। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। ये अल्फाज नहीं थे, ये एक इकरार था। हमारा के लिए ये लम्हे किसी ख्वाब से कम नहीं था, लेकिन ये एक ऐसा ख्वाब था जिसकी ताबीर सिर्फ अजियत हो सकती थी। इसकी आंखों से जिन्हें वो कब से जब्त किए हुए थी, आंसू की एक लड़ी बह निकली। वो रोने लगी। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? वो सिसकी। आपको अंदाजा इसका अंजाम क्या होगा? आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं या शायद मुझ पर तरस खा रहे हैं? प्लीज मत करें। मुझ जैसी यतीम मुलाजमा का कोई हक नहीं कि वो। खामोश। सैफ की आवाज में नरमी के साथ एक हुक्म था। दोबारा खुद को मुलाजमा मत कहिएगा। इससे पहले कि हमारा कुछ और कहती, सैफ ने बेख्तियार अपना हाथ बढ़ाया और इसके गाल पर बहते हुए आंसू को अपनी उंगली की पुश्त से छीन लिया। ये एक ऐसा लम्स था जिसमें कोई हवस नहीं, सिर्फ एहतराम, तहफ़्फ़ुज़ और बेपनाह मोहब्बत थी। और शमा बेगम ने ठीक लम्हा देखा था। बेशरम बेहया लड़की एक जहरीली धार बरामदे में खामोशी में खलल डाला। शमा बेगम जो शायद सैफ का पीछा करते हुए आई थी, वहां खड़ी आग उगल रही थी। इनकी आंखों में सैफ का इकरार नहीं बल्कि हमारा के आंसू पूछने का लम्हा था। हमारा पत्थर की हो गई। इसके चेहरे का रंग उड़ गया। सांस सीने में अटक गई। शमा बेगम एक बिफरी हुई शेरनी की तरह आगे बढ़ी तो ये गुल खिला रही थी। मेरे ही घर में मेरे भांजे पर डोरे डाल रही थी। तुझे मेरी ही बेटी की जिंदगी बर्बाद करनी थी, नमक हराम। और इससे पहले कि सैफ को समझ पाता, शमा बेगम का हाथ हवा में बुलंद हुआ और पूरी कुव्वत से हमारा के मुंह पर पड़ा। थप्पड़ की आवाज इतनी शदीद थी कि सैफ को लगा जैसे ये थप्पड़ हमारा को नहीं, इससे पड़ा हो। हमारा लड़खड़ा कर सतून से जा टकराए। इसके गाल पर शमा बेगम की उंगलियों के सुर्ख निशान उभर आए थे। चची जान नहीं, वो सिर्फ इतना कह सकी। शमा बेगम का गुस्सा कम नहीं हुआ था। आज मैं तुझे जान से मार दूंगी। इन्होंने दूसरा थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। बस करें फुप्पो, बस। सैफ बिजली की तेजी से आगे बढ़ा। इसने शमा बेगम का हाथ हवा में पकड़ लिया। इसकी गिरफ्त सख्त थी और इसकी आंखों में ऐसी वहशत थी कि शमा बेगम भी एक लम्हे के लिए सहम गई। छोड़ो मेरा हाथ सैफ, आज मैं इस मनहूस को नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा बस। सैफ ने इनका हाथ झटक दिया और तेजी से हमारा के सामने आकर खड़ा हो गया। इसे अपने पीछे छुपाते हुए जैसे कोई ढाल हो। हमारा जो सतून से टेक लगाए रो रही थी, अपने पीछे से सैफ की चौड़ी पुश्त को देख रही थी। इसकी जिंदगी में पहली बार कोई इसके लिए खड़ा हुआ था। फुप्पो, हमारा का इसमें कोई कसूर नहीं है। सैफ की आवाज बरामदे में गूंजी। कसूर मेरा है, हट जाओ सैफ, शमा बेगम चीखी। इस जादूगरनी ने तुम पर जादू कर दिया है।
ये जादू नहीं मोहब्बत है पुप्पो, सैफ ने ऊंची आवाज में कहा। और सुन ले, मैं अमारा को पसंद करता हूँ और इससे शादी करूंगा। ये ऐलान हतमी था। पागल हो गए हो तुम? शमा बेगम ने अपने सीने पर हाथ मारा। तुम्हें मेरी शिजा और उमाइजा नजर नहीं आती? ये एक मुलाजमा है। ये मुलाजमा नहीं, आपकी भतीजी है। सैफ ने इनकी बात काटी। और अगर ये मुलाजमा भी होती तब भी मैं इससे शादी करता, क्योंकि मुझे अपनी बीवी की शक्ल में एक पार्टनर चाहिए, एक फैशन की गुड़िया नहीं। फिर सैफ ने वो कहा जिससे शमा बेगम को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। मैं शिजा या उमाइजा के साथ शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मैं अपनी डैड जैसी जिंदगी नहीं गुजारना चाहता, जिन्होंने खुदगर्ज और बनावटी औरत से शादी की और फिर सारी जिंदगी पछताते रहे। इनका उठा हुआ हाथ नीचे गिर गया। चेहरे पर गुस्से की जगह गहरी शिकस्त थी। वो जान गई थी कि सैफ और इसकी दौलत इनके हाथ से निकल चुकी है। वो बिना एक लफ्ज कहे नफरत भरी निगाहों से अमारा को घूरती हुई वहां से पलट गई। बरामदे में गहरी खामोशी छा गई। सैफ ने एक लंबी थकी हुई सांस ली और पलटा। अमारा वहीं जमीन पर बैठी थी, अपने गाल पर हाथ रखे और आंखों से आंसू रवां थे। लेकिन अभी आंसू खौफ के नहीं थे। वो बेयकीनी भरी नजरों से सैफ को देख रही थी, जैसे इसे अपनी खुशबख्ती पर यकीन नहीं आ रहा हो। वो शख्स जो लंदन से आया था, जो शहजादा लगता था, इसके लिए कि यतीम और बेसहारा लड़की के लिए सबसे लड़ाई मोल ली थी, इसे चुन लिया था। सैफ ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन अमारा ने इसे रोक दिया। वो आहिस्ता से उठी, इसके कदम लड़खड़ा रहे थे। इसके चेहरे पर एक ऐसा सुकून था जो सैफ ने पहले कभी नहीं देखा था। और फिर वहीं इसने अपने घुटने टेके और इसका सर जमीन पर झुक गया। वो सजदे में गिर गई। वो अल्फाज से क्या शुक्रिया अदा करती, वो इस रहमत का, इस मौजज़े का कैसे इकरार करती। इसने अपना माथा रब के हुजूर टेक दिया और इसकी सिसकियां इसके शुक्र की गवाही दे रही थीं। सालों का जुल्म, रातों की तन्हाई, शमा बेगम के ताने, वो सब आज इस सजदे में धुल गया। सैफ खामोशी से इसे देखता रहा। इसके दिल में अमारा की इज्जत 1000 गुना बढ़ गई थी। जब अमारा ने सजदे से सर उठाया तो इसके आंसू थम चुके थे। इसके चेहरे पर एक नूर था। सैफ मुस्कुराया। वो आगे बढ़ा और कुछ कहे बगैर इसके बराबर में बरामदे की ठंडी जमीन पर बैठ गया। इसने कोई बात नहीं की, कोई वादा नहीं किया, बस वो वहां बैठ गया, इस बात का सबूत देते हुए कि वह अब इसकी हिफाजत के लिए आ गया है। अमारा ने पलकें उठाकर इसे देखा। सैफ इसकी तरफ देख रहा था। इसकी आंखों में एक दुनिया का सुकून और भरोसा था। इस लम्हे अमारा को रब की रहमत का, इसकी हिकमत का और इसके इंसाफ का मुकम्मल यकीन हो गया। वो जान गई थी कि बेशक सब्र का फल मीठा होता है।